हेलो बच्चों, संगम युग की बात करेंगे। संगम युग तमिल कवियों के बारे में संगम युग में बात की गई है। संघ और मंडल से था, है ना। परिषद थे, पांड्य शासकों ने संरक्षण किया। इस साहित्य की संरचना 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच में माना जाना उपयुक्त है। प्राप्त विवरण के अनुसार 197 में पांड्य राजाओं ने संगमों का संरक्षण प्राप्त किया। संगम ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में, द्वितीय संगम कपाटपुरम में तोकलापिल्लियर की अध्यक्षता में, तीसरा संगम मदुरा में नकलीकीर की अध्यक्षता में, नकीरर की अध्यक्षता में हुआ। संगम साहित्य से ज्ञात होता है दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का प्रसार ऋषि अगस्त्य तथा कौंडिन्य ने किया। आपको बता दें, संगम साहित्य के नाम ऐसे हैं कि पढ़ते पढ़ते सच में आप लोग तृप्त हो जाएंगे। बिल्कुल ये है इस इतिहास का। इस समय साहित्य को 3 महत्वपूर्ण राज्य चोल, चेर, पांड्य का उल्लेख मिलता है। पांड्यों के संरक्षण में संपन्न संगम सर्वाधिक प्राचीन, चेर का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। संगम साहित्य तोलकापियम दूसरे संगम में लिखा गया एक व्याकरण ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? तोलकापियर है। और इसे व्याकरण के अलावा तत्कालीन आचार विचार और रहन सहन पर प्रकाश डाला गया है। खंड काव्य में नेदु नलवडई एक प्रसिद्ध संरचना जिसे पांड्य शासक नेडुल जैलियन तथा विरह ग्रंथ रानी की मना स्थिति का बेजोड़ चित्रण है। शिल्पादिकरण एक महाकाव्य है जिसमें प्रेम कथा वर्णित है। इसके लेखक इलांगो हैं। इसमें कोरबे नामक एक अमीर अपनी पत्नी कानकी की उपेक्षा कर माधवी नामक एक वेश्या से प्रेम करता है। इसके बाद मणिमेखला सनंतर द्वारा लिखी गई। इसमें नायक अनाज के व्यापारी हैं। इसमें कोवलन माधवी के संयोग से उत्पन्न कन्या मणिमेखला के साहसिक जीवन का वर्णन किया गया है। चेर राज्य सबसे प्राचीन राज्य। चोर चेर पांड्य पश्चिम और उत्तर में स्थित है। इसे पहाड़ों और समुद्रों के बीच की सकरी पट्टी शामिल है। चेरों ने रोमन के लोगों के साथ व्यापार के कारण बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बंदरगाह का नाम क्या था? मुजरिस। और अगास्टा में एक मंदिर बनाया गया है। उदयनचेरर चेर वंश का प्रथम शासक था और इस वंश का प्रतीक क्या था? धनुष। उदयनचेरर ने एक बड़ी पाकशाला बनवाई थी जहां जनता में उन्मुक्त रूप से भोजन वितरित करता था। इसके बाद नेदुन जरेल अदान मरददे को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, मरंदे को और अनेक यवन व्यापारियों को कैद कर लिया। बड़ी धनराशि हर्जाने के रूप में वसूल की। कहा जाता है वो उत्तर भारत पर हमला कर गंगा पार कर गया। इब्राहिम ने उपाधि धारण की जिसका अर्थ होता है हिमालय तक की सीमा वाला। इमें वरबंधन। इसके बाद सेम कुटवन आए। सेम कुटवन की अगर आप बात करोगे तो इन्हें लाल चेर भी कहा जाता है। चेर वंश के सबसे महानतम शासक हैं। इनके पास एक जाजी बेड़ा था जिसके साथ शत्रु पर विजय प्राप्त करते थे। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारों के अनुसार सेन कुटवम कौमारी की देवी की उपासना करते थे और पतिथि संप्रदाय के संस्थापक थे। शिल्पाधिकरण के अनुसार पत्नी पूजा के प्रसंग में पांड्य और चोल शासकों के साथ श्रीलंका के शासक भी विशेष सहायक हुए। पत्नी पूजा से समाज में सत्तात्मक प्रथा की ओर अग्रसर होने का संकेत मिलता है। अधिक ईमान नामक चेर शासक ने दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त होता है। वंजी चेरों की राजधानी थी, वाजी या कुरुल। चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु के पेन्नार और वेल्लूर नदियों के मध्य स्थित था और चोल मंडल और कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी मनरूल थी। बाद में उरेयूर या तंजावुर राजधानी बनी। चोलों के प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन में प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं बेटा करिकल की। आइए करिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। करिकल ये प्रारंभिक चोल राज्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है। इसका काल लगभग 190 ईसा माना जाता है। चोलों की तटीय राजधानी कोहार की स्थापना तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया। तंजौर के निकट विड़नील युद्ध में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इस युद्ध में उसने चेर और पांड्य राज्यों के 11 राजाओं के समूह पर विजय प्राप्त की। उसकी दूसरी सफलता वह पर नंदलई का युद्ध था। इस युद्ध में उसने 9 राजाओं को पराजित किया। करिकल ने उद्योग धंधे और कृषि की उन्नति में विशेष रुचि ली। इसने जंगल को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का प्रोत्साहन दिया और सिंचाई के लिए तालाब खुदवाए। करिकल 7 स्वरों संगीत का ज्ञाता था और वैदिक धर्म का अनुयायी था। इसके बाद आते हैं पेरुनकल्ली एक अन्य चोल राजा का उल्लेख मिलता है। इसने राजस्व यज्ञ कराया था। पांड्य राजा प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित थे। ठीक है, अब इनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। इनका प्रतीक मछली था। पांड्यों के सर ये जो प्रतीक पढ़ा रहा हूं सबके कई बार पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनका सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया। पांड्यों की प्रथम राजधानी कोरकाई थी।
जिसके बाद मदुरै में स्थानांतरित हो। मेघसंघ और पांड्यों का राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। नोडियों संगम काल के संकलित अनुसार नोडियों ने समुद्र की पूजा प्रारंभ कराई। इसके बाद पल्लसाई मुदुकुडमी पल्लसाई जो थे ये अलग शासक है, इनके बारे में भी आपको पढ़ा होना चाहिए, तो आइए इनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वेलिकुटी दान पत्र के अनुसार पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा था। उसने अनेक वैदिक यज्ञ किए। उसने पलशाले और महेश्वर की उपाधि धारण की। नंजू जलियन पांड्य शासकों में सबसे विख्यात नंजू जलियन थे। उनके प्रसिद्ध तले याल गणम के युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप हुई। नुंडू जेलियन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भी भेजा था। सिरपादी कारण की त्रासदी से इसके शासनकाल में हुई, जब उसने निर्दोष कोवलन पर चोरी का अंजाम और प्राणदंड दिया। नेकीकर और वनरी मधुरे जैसे प्रसिद्ध कवियों ने नेंजो जलियन पर कविताएं लिखी जो पांतु पात्र में संकलित थे। मधुरै कांची नामक पुस्तक में भी नेंजो जलियन के कुशल शासन की चर्चा है। अब यहाँ की दक्षिण भारत के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें। संबलकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक और वंशानुगत था। समस्त अधिकार राजा में निहित थे और प्रजा संतान के रूप में मानता था। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय सभा होता था। राज्य की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था, जिसे पंच महासभाओं के नाम से जाना जाता था। जिसमें मंत्री होते थे, जिसे अमेचार बोलते थे, पुरोहित पुरोहितार बोलते थे, सेना नायक सेनापतियार बोलते थे, दूत दूतार बोलते थे, गुप्त औरार बोलते थे। पहले राज्य निम्न निकायों में विभाजित किया गया था। मंडलम संपूर्ण राज्य, नाडु प्रांत, उरु नगर या बड़े ग्राम, है ना, सैरियोर छोटा ग्राम, भुडूर पुराना ग्राम। ये जहां स्टार होता है वो याद रखना है। राजा प्रतिदिन अपनी सभा में प्रजा के कष्टों को सुनता था और न्याय करता था। नगर और ग्रामीण प्रशासन में मनरम और पैडियाल प्रमुख थे। पैडियाल ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। छोटे ग्रामों में सभा अवे कहलाता था, जो स्थानिक विवादों और व्यापारों और रोजगारों से संबंधित होता था। बड़े ग्रामों में नगर में उर कहा जाता था। छोटे ग्रामों को सैरियोर कहते थे। सेना संगमकालीन शासकों के पास पेशेवर सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। सेना के 4 भाग थे, रथ, हस्ती दल, घुड़सवार और पदाति। सेना की अग्र टुकड़ी तुसी और पिछली टुकड़ी कुले कहलाती थी। सेना में मारे गए सैनिकों की प्रसारण मूर्ति बनाई जाती थी, जिन पर उनके नाम और सफलताएं अंकित होती है। युद्ध में बंदी बनाई गई स्त्रियां दासी बना ली जाती थी। उन्हें सार्वजनिक उपासना स्थलों पर रखा जाता था। चोल पांड्यों के शासनकाल में नागरिक और सैनिक पदों पर बेल्लार अर्थात धनी किसान होते थे। राजा के निवास स्थल पर सशस्त्र महिलाएं रक्षा के लिए तत्पर रहती थी। आर्थिक स्थिति संकट काल के अथवा सुचल पूर्णता आत्मनिर्भर थी। समांतर लोग अधिकांश कृषक और पशुपालक, शिकारी तथा मछुआरे हुआ करते थे। कृषि के अतिरिक्त जहाजों का निर्माण, कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग था। राज्य का अस्तित्व खेती पर आधारित था। धान, गन्ना, रागी, जौ इस काल की प्रमुख फसलें थी। संगमकालीन राज्यों की प्रमुख उपज चावल थी। बेल्लार वह किसान था जिसकी आर्थिक अवस्था अच्छी थी। संगम राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। भूमिकर 2 प्रकार के थे। पहली माँ तथा वेली। भूमिकर करे कहलाता था। चुंगी, सीमाशुल्क, क्रमशः उल्गू और संगम कहलाए जाते थे। जबरदस्ती कर या अतिरिक्त मांग को अरवे कहते थे। भू राजस्व उत्पादन का 1/6 था। कोलन जो लोहार का कार्य करते थे। बच्चन जो बढ़ई का काम करते थे। पुलवाणी अनाज के व्यापारी थे। मूल्यन रस्सी बांटने वाला वर्ग हुआ करता था। व्यापार, संगम काल के व्यापार के संबंध में पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन से जानकारी मिलती है। इस समय तलिकम, अरब, मिस्र और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध थे। प्रथम शताब्दी रोम के साथ व्यापार तमिलों के लिए इतना अधिक लाभप्रद था कि पांड्य नरेश ने रोमन नरेश अगस्ता के सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके पास 2 दूत भेजे थे। तमिलिकम पश्चिम में रोम और मिस्र में अर्थात यमन में, पूर्व में बर्मा और कार्डरम, मलाया और जावा देशों से अत्यधिक व्यापार होता था। बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुओं में सिक्के, पुखराज, महीन कपड़े, छपे वस्त्र, सूरमा, शीशा, टिन, तांबा और शराब आदि होती थी। बाहर से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में काली मिर्च, मोती, हाथीदांत, रेशमी वस्त्र, नीलमणि, हीरे, मसाले, सूती वस्त्र थे। अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। अनाज विनिमय को सर्वाधिक सामान्य स्वीकृति थी। बाजार अवनम के नाम से प्रसिद्ध था। तिरुका, मुलियार, चोल, चेर तथा पांड्य तीनों बड़े राज्यों का संगम स्थल था। पुहार तथा कुविता एक विशाल वाणिज्यिक केंद्र था, जिसे टालमी ने खबेरिस के रूप में उल्लेखित किया है। टोंडी, मुशरी, पोहार, ये यमन लोग बड़ी संख्या में विद्वान थे। यमन लोग व्यापार के लिए यहाँ रहते थे। यमन व्यापारी मुशरी अपने बड़े जहाजों से सोना भरकर लाते थे और बदले में यहाँ से काली मिर्च, समुद्र और पर्वतों से प्राप्त
दुर्लभ वस्तुएं ले जाते थे और जो चेर राज्य से प्राप्त होती थी। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह नोरा, टोंडी, मुश्री और नेलसेड्डा थी। संगम साहित्य में पांड्य राजाओं ने सलियूर तथा चेर राज्य में बंदर नामक तटों की गणना महत्वपूर्ण बंदरगाहों में की जाती थी। नापेरियो एक अन्य समुद्री बंदरगाह था जहां पश्चिम से घोड़े और उत्तर से अन्य उत्पादित वस्तुएं लाई जाती थी। सामाजिक स्थिति दक्षिण भारत के संगम काल के उत्तर भारत के समाज 4 वर्गों में विभाजित नहीं था। यहाँ वर्ण थे असरार शासक, अंडनार ब्राह्मण, वेनिगर वणिक और वेल्लार। वेल्लार किसान। ये वर्ण व्यवस्था आर्ययुगीन वर्ण व्यवस्था से भिन्न थी। वैदिक संस्कृति के प्रचलन के कारण राजाओं, ब्राह्मणों, पुरोहितों को पर्याप्त प्रतिष्ठा स्थापित हो गई थी। राजा करिकाल ने एक कवि को 16,000 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया था। क्षत्रिय, वैश्य संगम साहित्य में नियमित वर्ण के रूप में दिखाई देते हैं। वल्लार चौथी जाति में आते हैं। अधिकतर भूमि वल्लारों के हाथ में थी और उन्हीं को किसान वर्ग बनाया गया। खेती मजदूरों का काम सबसे निचले लोग कैडेसियर करते थे। पेरियार लोग खेती और मजदूरी करते थे लेकिन पशु की खाल और चर्म का काम करते थे। मलवार कलवार लोग तमिलनाडु की उत्तरी सीमा पर रहते जिनका काम डाका डालना था। एरियान बधिकों के अर्थात शिकारियों की जाति थी। आर्य द्वारा तमिल देश में विवाह को एक संस्था के रूप में स्थापित कर दिया था। तोलिका पिया नामक ग्रंथ में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है। 5 तीड़े संगम काल में स्त्री पुरुषों के प्रणय निवेदन को कहा जाता है। केकेडी एक पक्षीय प्रणय निवेदन को कहते हैं। पोलुंद्री अनुचित प्रेम को कहते हैं। सती प्रथा का प्रचलन था। यह प्रथा विशेषकर उच्च सैनिक वर्गों में थी। विधवाओं का जीवन दुर्लभ था। समाज में नारियों की स्थिति ऊंची नहीं थी। समाज में अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। दास प्रथा भी प्रचलित थी। हमें दास बाजारों के अस्तित्व की भी जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। आमतौर पर 2 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, कालगु एंड कारियु। कालगु विवाह माता पिता की जानकारी के बगैर किया जाता था। कालगु परिवार द्वारा व्यवस्थित किया जाता था। दरबार में गाय के साथ नर्तकियां नाचती थी जिन्हें पारण और बेडलियर कहा जाता था। विधवाओं का जीवन कष्टप्रद था तो बाल कटवाना पड़ता था, आभूषण का त्याग करना पड़ता था और बहुत ही साधन भोजन करती थी। इस प्रकार समाधान का कोई निश्चित विधि नहीं थी। मृतकों को भरण पोषण की व्यवस्था मध्य पाषाणकालीन प्रथा के अनुसार चलती रही। हालांकि दाह कर्म की प्रथा प्रारंभ हो गई थी लेकिन मध्य पाषाण काल में दफनाने की प्रथा का छुटकारा नहीं मिला था। सांस्कृतिक स्थितियां। ब्राह्मण धर्म वैदिक तथा सर्वाधिक प्रचलित थी। दक्षिण में राजाओं द्वारा इन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन था। मुरुगन तमिलों में श्रेष्ठ देवता थे। मुरुगन को ही हम क्या बोलते हैं, कार्तिकेय। दक्षिण में ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चवत ऐसे देवताओं में शिव, मुरुगन, तिलु, गमल, कृष्ण, बलराम, इंद्र आदि प्रमुख रहे होंगे। दक्षिण भारत में मुरुगन की उपासना सबसे प्राचीन है। मुरुगन का नाम सुब्रह्मण्य भी मिलता है और स्कंद कार्तिकेय से इस देवता का एकीकरण होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा है। पहाड़ी क्षेत्रों में शिकारी पर्वत देव के रूप में मुरुगन की पूजा करते हैं। मछुआरे तटवर्ती क्षेत्र लोग वरुण की पूजा करते हैं। किसान मरुड़ा इंद्र की पूजा करते हैं। केरली विजय की देवी हैं। संगम काल में मंदिरों में विभिन्न देवताओं के वर्णन हुआ है। मंदिरों में नागर, कोयली, कोट्टम, पुरई देवालय कहा जाता था। पांड्य राज्यों में पुरोहित अगस्त्य गोत्र के ब्राह्मण होते थे। तमिल व्याकरण की उत्पत्ति अगस्त्य ने ही की थी। वन देवी कुडरे कर डावुल जिसका प्रायः दुर्गा के साथ तुलना की जाती है, की उपासना की जाती थी, एक अविशिष्ट धार्मिक परंपरा थी। संगम युग के दौरान बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के साथ साथ विकास हुआ लेकिन ब्राह्मणवादी वैदिक धर्म के अंतर्गत इनका प्रसार हुआ। तमिल लोग कर्म, पुनर्जन्म, भाग्यवाद पर विश्वास करते थे। लोकप्रिय विश्वास और प्रथाओं से अनिष्ट रोकने के लिए बच्चों को ताबीज पहनाया जाता था। यहाँ पर हमारा संगम काल खत्म होता है। इसको फास्ट टैग में रिवाइज किया गया। आप एक बार इसे ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ इससे याद हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके डिटेल आपको जरूर देंगे।